था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, तो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में आपने पढ़ लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। ओके, सो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आपने दो चीज़ें होती हैं, आपको पता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो भी है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी है और न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सिंपली यू कैन डिवाइड सेल इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। सो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ऑल लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल। इट इज क्लियर कलरलेस जेली लाइक एंड इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया जो सेल का जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो, और न्यूक्लियस सेल के बीच में जो प्लांट एनिमल सेल के बीच में जो होता है, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सो पहले हम न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस क्या है? देखिए, ये आपकी जो है एनिमल सेल है, ऑल राइट, और इस एनिमल सेल के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है शेप, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, सो न्यूक्लियस इज मोस्टली इन द मिडल, थोड़ा साइड में भी हो सकता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस की पोजीशन आपको समझ आ गई है, कहाँ है? थोड़ा बीच में हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल। सेल में सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जैसे कि सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है, वैसे भी न्यूक्लियस के बाहर भी आपको दिख रही है मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन में दो लेयर्स होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है ऐसे स्ट्रैंड्स, ये क्या है? देखिए, ये हैं क्रोमेटिन्स। क्रोमेटिन्स कहते हैं हम इनको एक सेल के अंदर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इंटेंगल्ड स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऐसे थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए, जब सेल डिवाइड होती है, एक सेल से जब दूसरी सेल बनने को होती है, तो ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस का कंपोनेंट क्या है? क्रोमोसोम। ये मैं क्रॉस क्रॉस क्या कर रहा हूँ? ये कोई क्रॉस नहीं है। देयर इज़ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये दो, एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। सो आपको पता है एक सेल के अंदर 23 पेयर्स होते हैं ऐसे। एक सेल के अंदर 23 ऐसे पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। टोटल कितने होंगे फिर? 46, ठीक है। सो इन अ सेल देयर आर 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और जब सेल डिवाइडिंग नहीं होती है, जब एक अकेली सेल होती है, तो वो क्रोमोसोम्स सारे इंटेंगल्ड मिक्स होते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में, ठीक है। तो क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, आपको समझ आ गया। अब इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए, आपको पता है हेरिडिटी, जेनेटिक्स, जिसमें पेरेंट्स के जो फीचर्स होते हैं, पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग्स में भी आते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, क्वालिटीज़ हैं जो आपके पेरेंट्स के अंदर भी हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। सो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स पास कैसे होते हैं? दैट पासिस थ्रू क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर होता है DNA। व्हाट इज DNA? DNA स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो फीचर्स पास होते हैं, इंफॉर्मेशन पास होती है, वो प्रोटीन्स की फॉर्म में डीएनए के अंदर स्टोर रहते हैं। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर passing of traits, inheritance of traits from one generation to another, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स कंटेन DNA which stores information in form of proteins to pass characters from one generation to another। सो थोड़ा बहुत आपको अभी समझ आ गया होगा न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। अब हम इसको ध्यान से रीड करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन सेल। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है जनरली, ठीक है। ये सेंटर में होता है, कभी कभी पेरीफेरी पर भी हो सकता है।
and it is called governor of the cell because it is controls the cell. It is nucleus. It has double layer. ठीक है. एंड मेम्ब्रेन्स हैव पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्ट्स हो गए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जैसे सेल का फ्लूइड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का फ्लूइड होगा. क्रोमैटिन नेटवर्क जो मैंने आपको बताया, थ्रेड लाइक एंटेंगल स्ट्रक्चर जिससे क्रोमोसोम बनेगा. ठीक है. और न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ये न्यूक्लियस के अंदर एक ओवल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं. तो बेसिकली आप क्रोमैटिन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को समझिए अच्छे से. ठीक है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म. समझ आ गया ना? जैसे इस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, बीच में साइटोप्लाज्म है. ठीक है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कौन अलग कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस किस के बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में, है ना? तो मतलब मीन्स न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक है. इट हैज़ पोर्स विच हेल्प इन एक्सचेंज. पोर्स मतलब होल्स, कुछ गैप्स हैं बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. और जब सेल डिवाइड होती है तो न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, तो उस टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है. फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं. ठीक है. कैरियो मतलब न्यूक्लियस और लिम्फ फ्लूइड हो गया. तो कैरियोलिम्फ न्यूक्लियस का फूड जो है न्यूक्लियोप्लाज्म जेल लाइक डेंस सब्सटेंस होता है और इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस होता है. अब क्रोमैटिन नेटवर्क अभी आपने पढ़ा ही है. इंटेंगल्ड मतलब एकदम उलझा हुआ मास है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. एंड ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जब एक सेल से दूसरी सेल बनती है, जब फीचर्स जो हैं एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाते हैं, तो इट इज़ ऑर्गेनाइज टू फॉर्म क्रोमोसोम्स बिकॉज क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है. डीएनए की फुल फॉर्म याद रखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. और क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं. ठीक है. सो डीएनए इज कॉल्ड द मास्टर मॉलिक्यूल एंड इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़. एंड डीएनए का जो एक सेगमेंट होगा, एक हिस्सा होगा, उसको हम जीन कहेंगे. ठीक है. तो समझ आया? सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स. ठीक है. तो कैरेक्टर्स को आप बोल सकते हो क्रोमोसोम कंट्रोल करते हैं या क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कंट्रोल करते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स कंट्रोल करते हैं. ठीक है. तो आप लर्न करना है इसको. एक क्रोमोसोम्स के अंदर ज़्यादा मैनी जीन्स कैन बी प्रेजेंट हो सकते हैं. क्रोमोसोम इज कॉल्ड हेरिडिटी व्हीकल. हेरिडिटी वही होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स के बीच में, पेरेंट्स से बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स आते हैं, दैट इज़ हेरिडिटी. ठीक है. तो इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी व्हीकल बिकॉज इट ट्रांसफर्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो ये सारा जो है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स का फंक्शन था. ठीक है. न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है. और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है. और ये जो है नॉन डिवाइडिंग सेल, जो सेल डिवाइड नहीं होती है, उसमें ज़्यादा होता है. ठीक है. तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन मेनली प्रोटीन जो है वो होता है. इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए. ठीक है. सो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और प्रोटीन होता है न्यूक्लियोलस के अंदर. ठीक है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको मेन आप क्रोमैटिन को ही याद रखिए. ठीक है. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर एक और ओवल बॉडी है जिसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं. ये पूरा आपका न्यूक्लियस है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर ओवल बॉडी है, शेप है, न्यूक्लियोलस है, और फिर क्रोमैटिन तो है ही. ठीक है. सो आपने न्यूक्लियस के अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन पढ़ चुके हैं. तो न्यूक्लियस का आपसे कोई फंक्शन पूछा जाए तो सभी पार्ट्स के फंक्शन आप मिला लीजिएगा. इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल. सेल डिवीजन में हेल्प होता है. जब सेल डिवाइड होती है तो भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है. ठीक है. इट इज़ नीडेड फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मीन्स इन हेरिडिटी. ठीक है. और साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल करता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. तो न्यूक्लियस से कुछ सब्सटेंस साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म से अंदर आता है, तो कंट्रोल्स वेरियस साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज़. यहाँ तक आपने न्यूक्लियस भी पूरा पढ़ लिया है, इसको आप रिवाइज करना. ठीक है. न्यूक्लियस के पार्ट्स. उसके बाद साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म तो बहुत ईजी है. साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड इनसाइड द सेल आउटसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है. साइटोप्लाज्म एंड इट इज़ रीजन ऑफ सेल इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है.
कंपोजिशन कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी सॉलिड मतलब जेली लाइक होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर मेन वाटर होता है, इसके अलावा फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन साइटोप्लाज्म का ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। अभी तो आपने 2-3 ही पढ़े हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनल्स तो आपने पढ़े ही नहीं है अभी। तो सेल ऑर्गेनल्स वो ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल्स के बीच में जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, साइटोप्लाज्म के ही थ्रू होता है, क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के ही अंदर है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स and it acts as site of chemicals like केमिकल रिएक्शंस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। ग्लाइकोलिसिस में जो है एनर्जी बनती है, आप 10th क्लास में पढ़ोगे, एनर्जी फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसका पार्ट है ये। तो बहुत सारी रिएक्शंस जो है साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म टेक्स वेरी लिटिल स्टेन, इसका क्या मतलब है, देखिए जब भी आप माइक्रोस्कोप में जब सेल को स्टडी करते हो तो आप कुछ स्टेनिंग एजेंट डालते हो, कुछ कलर डालते हो उसमें, जैसे कि सैफ्रेनिन डाला, मिथाइलिन ब्लू डाला, तो उसको स्टेन बोलते हैं। तो जब भी आप स्टेन इसलिए करते हैं ताकि सेल के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो कम या ज़्यादा स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे न्यूक्लियस, जब आप सेल के अंदर सैफ्रेनिन डालोगे, रेड कलर का जो होता है, तो न्यूक्लियस बहुत रेड हो जाएगा, बट साइटोप्लाज्म बहुत हल्का रेड होगा, ठीक है। तो फिर इससे हमें पता चल जाता है कि ये अलग अलग पार्ट्स हैं। स्टेन डालने का ये फंक्शन होता है। तो साइटोप्लाज्म बहुत कम स्टेन लेता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है सेल की। सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और ये बीच में सारा फ्लूइड है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े हम, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस, तो क्या सभी सेल्स में न्यूक्लियस होता है, नहीं, कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिसमें न्यूक्लियस बहुत डिफाइन नहीं होता, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है डिफाइन नहीं होती, तो पता ही नहीं चलता न्यूक्लियस कहाँ है। तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एंड जिसमें न्यूक्लियस होता है, डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल। सो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट सेल which does not have well defined and well surrounded nucleus, and eukaryotic cell is that cell which has well defined nucleus and surrounded by nuclear membrane। मतलब ये आपकी सेल है, सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन से डिफाइंड न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोटिक सेल होगी। लेकिन अगर एक सेल है, सेल के अंदर पता ही नहीं चल रहा न्यूक्लियस कहाँ है, तो वो न्यूक्लियोइड हो जाएगा, वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी, ठीक है। सो न्यूक्लियोइड इज अनडिफाइंड न्यूक्लियस एंड इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो सिंगल ही होती है, एक ही होती है सेल, और वो भी डिफाइन नहीं होता न्यूक्लियस उसमें। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो एक भी हो सकती है, मतलब यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हो गए, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। यूकैरियोटिक के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यूनिसेल्युलर में अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, और मल्टी सेल्युलर आपको पता ही है, ठीक है। सो दीज आर प्रोकैरियोटिक। और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वो एक ही होता है और सर्कुलर शेप में होता है। यूकैरियोटिक में बहुत ज़्यादा होते हैं और लीनियर शेप में होता है। कोई ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में, जो भी ऑर्गेनल्स आप पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वो उसमें नहीं होते, ठीक है। और न्यूक्लियस आपको पता ही है, डिफाइन नहीं होता, लैक ट्रू न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल। सो ये डिफरेंट है। राइबोसोम्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल होता है, तो प्रोकैरियोटिक में बहुत छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक में बड़े होते हैं। इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, एक ही चीज़ है। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है, और यूकैरियोटिक के प्लांट्स, एनिमल्स, और इनकी डेफिनेशंस आप याद रखिए, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल ये देख लीजिए, समझने के लिए ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसमें जो है न्यूक्लियस डिफाइन नहीं है, ये यूकैरियोटिक सेल